इनमें भी अक्सर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और सामाजिक असमानता देखने को मिली। 20वीं सदी के अंत तक सोवियत संघ के पतन और अन्य समाजवादी देशों में आर्थिक समस्याओं के कारण कम्युनिज्म का प्रभाव कमजोर हो गया। लेकिन आज भी मार्क्स के विचार सामाजिक असमानता और शोषण को समझने का एक अहम जरिया बने हुए हैं। अब कम्युनिज्म के इतिहास को समझने के बाद आइए इसकी फिलॉसफी और मुख्य सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं। फिलॉसफीज ऑफ कम्युनिज्म। कम्युनिज्म एक ऐसी सोच है जो इंसान को बराबरी और कलेक्टिवाइजेशन का सपना दिखाती है। इसका सबसे बड़ा सपना है एक ऐसा समाज जहां न कोई अमीर हो न कोई गरीब, जहां न शोषण हो न किसी का हक छीना जाए। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने इस विचारधारा को सामने रखा और कहा कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई है क्लास स्ट्रगल। उनका मानना था कि समाज दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ वो लोग जो पूंजी के मालिक हैं यानी बुर्जुआजी, और दूसरी तरफ वो लोग जो अपनी मेहनत से जीते हैं यानी प्रोलेटारिएट। मार्क्स ने कहा कि कैपिटलिस्ट लोग मजदूरों का शोषण करते हैं, मजदूरों को उनकी मेहनत के सही दाम नहीं मिलते, लेकिन एक दिन ये मजदूर शोषण के खिलाफ खड़े होंगे और क्रांति करेंगे। इस क्रांति का मकसद होगा एक ऐसा समाज बनाना जहां सबके पास बराबरी के मौके हों। लेकिन अक्सर कम्युनिज्म को सिर्फ एक इकोनॉमिक थियरी मानते हैं, लेकिन ये सिर्फ इकोनॉमिक थियरी नहीं है, ये एक सोच है, एक तरीका है समाज और जीवन को देखने का। रिलीजन। कम्युनिज्म और धर्म का रिश्ता हमेशा बहस का मुद्दा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कम्युनिज्म धर्म को सिरे से नकारता है। मार्क्स ने धर्म को जनता की अफीम कहा, क्योंकि उनके मुताबिक धर्म का इस्तेमाल शोषण को जायज ठहराने के लिए किया जाता है। धर्म इंसान को यह सिखाता है कि उसका दुख और तकलीफ स्वाभाविक है और ईश्वर उसे देख रहा है। लेकिन कम्युनिज्म कहता है कि इंसान को अपने दुखों से छुटकारा खुद पाना होगा, किसी ईश्वर का इंतजार नहीं करना चाहिए। एंगल्स ने कहा था कि धर्म तब तक रहेगा जब तक समाज में असमानता रहेगी। लेकिन यहां यह समझना जरूरी है कि कम्युनिज्म ये नहीं कहता कि ईश्वर को मानना गलत है, लेकिन यह जरूर कहता है कि ईश्वर की कल्पना इंसान को उसकी समस्याओं से भटकाने के लिए बनाई गई है। मार्क्स ने कहा था, ईश्वर का अस्तित्व तभी खत्म होगा जब इंसान खुद अपने अस्तित्व को समझेगा। कम्युनिज्म आत्मा और पुनर्जन्म के विचार को इंसान की कल्पना मानती है। इसके हिसाब से ये विचार इसलिए बनाए गए ताकि लोगों को ये यकीन दिलाया जा सके कि उनकी तकलीफें उनके पिछले कर्मों का फल हैं। लेकिन कम्युनिज्म कहता है कि हर इंसान अपने जीवन का खुद जिम्मेदार है और इसे बेहतर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास करने चाहिए। फैमिली। कम्युनिज्म परिवार और रिश्तों को भी एक अलग नजरिए से देखता है। ये पेट्रियार्की को शोषण का एक जरिया मानता है। पेट्रियार्की में महिलाओं को हमेशा घर तक सीमित रखा गया और उन्हें संपत्ति या फैसले लेने का अधिकार नहीं दिया गया। कम्युनिज्म का मानना है कि महिलाओं और पुरुषों को बराबरी के अधिकार मिलने चाहिए। एंगल्स ने कहा था कि महिलाओं की असली आजादी तभी होगी जब उन्हें आर्थिक आजादी मिलेगी। मोरालिटी। कम्युनिज्म नैतिकता को भी अलग नजरिए से देखता है। इसके अनुसार जो नैतिकता हमें सिखाई जाती है वो अक्सर समाज के अपर क्लास के फायदे के लिए बनाई जाती है। उदाहरण के लिए गरीबों को यह सिखाया जाता है कि संतोषी होकर जीना चाहिए, जबकि अमीर अपने फायदे के लिए हर नियम तोड़ सकता है। कम्युनिज्म कहता है कि नैतिकता ऐसी होनी चाहिए जो पूरी सोसाइटी की भलाई के लिए हो, न कि किसी एक वर्ग के लिए। मीनिंग ऑफ लाइफ। अगर आप कम्युनिस्ट फिलॉसफीज में मीनिंग ऑफ लाइफ ढूंढने की कोशिश करें तो कम्युनिज्म यह कहता है कि इंसान का जीवन सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं है, बल्कि पूरे समाज के कल्याण के लिए है। मार्क्स ने कहा था, हर व्यक्ति से उसकी क्षमता के हिसाब से काम लिया जाए और हर व्यक्ति को उसकी जरूरत के अनुसार दिया जाए। ये विचार इंसान के जीवन को निजी लाभ से ऊपर उठाकर समाज के हित में देखने को प्रेरित करता है। रेवोल्यूशन। इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग समाज में बदलाव लाने का सबसे बड़ा जरिया क्रांति है। लेकिन यह क्रांति सिर्फ हथियारों से नहीं होती, बल्कि ये विचारों की क्रांति होती है। मजदूर वर्ग जब अपनी ताकत को समझेगा और शोषण के खिलाफ खड़ा होगा, तभी असली बदलाव आएगा। क्रांति का मकसद एक ऐसा समाज बनाना है जहां न सरकार के नाम पर, न धन के नाम पर और न धर्म के नाम पर किसी का शोषण हो। लेकिन इसके बावजूद बहुत बार कम्युनिज्म के इंटरप्रिटेशन में क्रांति को हिंसा और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट से जोड़कर समझाया जाता है। इसी वजह से इस आइडिया का क्रिटिसिज्म भी होता है। कम्युनिज्म की यह फिलॉसफी समाज को बराबरी की ओर ले जाने का सपना दिखाती है, लेकिन इसे समझना और अपनाना हर समाज की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कंक्लूजन।
इस तरह देखा जाए तो कम्युनिज्म का इतिहास आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े बदलावों में से एक है और ये विचारधारा आज भी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा समाज कितनी असमानताओं से भरा हुआ है, चाहे वे आर्थिक, सामाजिक या धार्मिक हों। कम्युनिज्म का उद्देश्य इन असमानताओं को खत्म कर एक ऐसा समाज बनाना है जहां हर व्यक्ति को उसकी जरूरत के अनुसार संसाधन मिले और हर किसी को अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देने का मौका मिले। बतौर विचारधारा कम्युनिज्म के सभी सिद्धांत पहली नजर में बहुत प्रभावशाली लगते हैं, लेकिन जब भी इन सिद्धांत को किसी स्टेट के द्वारा व्यावहारिक रूप से अपनाया गया तो अक्सर उनका परिणाम एक अथॉरिटेरियन स्टेट के रूप में सामने आया। ऐसे अथॉरिटेरियन स्टेट ने सामाजिक समानता की तो बात की, लेकिन आर्थिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को पूरी तरह से समाप्त करने का प्रयास किया। इसके उदाहरण आज भी चीन, रूस और उत्तर कोरिया जैसे देशों में देखे जा सकते हैं। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि कम्युनिज्म अपनी थियरी में एक यूटोपियन वर्ल्ड की बात करता है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया में कैपिटलिज्म बैलेंस करने के लिए कम्युनिज्म का आइडिया बेहद महत्वपूर्ण है। स्टडी पश्चिमी यूरोप में एक नई सोच को जन्म दिया। मजदूर संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने इनके विचारों को अपनाया, जिससे शोषित वर्गों को एक नई आवाज और दिशा मिली। हालांकि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल के विचार उस समय पूरी तरह से लागू नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने भविष्य की क्रांतियों और समाजवादी आंदोलनों के लिए एक मजबूत वैचारिक आधार तैयार किया। ये आधार 20वीं सदी में दुनिया को पूरी तरह से बदलने में कामयाब रहा। कम्युनिज्म फ्रॉम